मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे हिमस्खलन और हिंदी का विरोध इन दो विषयों पर बात करने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं हिमस्खलन से। हिमालय क्षेत्र में ये घटनाएं होती हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि चाहे वो प्री के पेपर हों या मेंस के पेपर हों, हिमालय क्षेत्र से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र में लगातार कुछ न कुछ इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती हैं, इसलिए मैंने मार्क किया है कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाएं घटित होती हैं उन पर प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। कुछ दिनों पहले ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उत्तराखंड के चमोली जिले का एक गांव है जिसका नाम है माड़ा गांव। यह बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर आगे है। बद्रीनाथ से यहां हिमस्खलन हुआ। याद रखिए, भूस्खलन नहीं हुआ है, हिमस्खलन हुआ। भूस्खलन में भूमि स्खलित होती है, यानी कि गिरती है। पहाड़ों की भूमि गिर करके और नीचे कह लीजिए जहां लोग रह रहे हैं वहां आ जाती है, सड़कों पर आ जाती है, घाटी में आ जाती है। और हिमस्खलन का मतलब हुआ कि जहां बर्फ स्खलित होकर के सड़क पर आ जाती है, रिहायशी एरिया में चली जाती है, घाटियों में चली जाती है। बस बात दोनों में एक ही है स्खलन को लेकर के, बस एक में मिट्टी मलबा और दूसरे में हिम। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जब हिमस्खलन होता है तो उसमें केवल बर्फ ही नहीं होती, बर्फ के साथ साथ मिट्टी भी आता है, मलबा भी आता है, चट्टान भी आती हैं, पत्थरों के टुकड़े भी आते हैं, ये सारे आते हैं और उसके साथ बर्फ तो होती ही है। कल्पना करके देखिए कि यदि 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, उनके अंदर हालांकि मिट्टी और चट्टानें और पत्थर होते हैं लेकिन वो दिखाई देते हैं बर्फ जैसे, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े इस रफ्तार से अगर नीचे गिरने लगे तो उसकी चपेट में आने वाले लोगों का क्या होगा। यही एक दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई। इस गांव पर बकायदे कुछ मजदूर सड़क बना रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ और ये मजदूर दब गए। ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे रहे जो निकाले नहीं जा सके। तो दोस्तों, ये हिमस्खलन की घटना घटित हुई। तो आइए थोड़ा सा हम हिमस्खलन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो हिमस्खलन है वो दरअसल है क्या। पहाड़ों पर आपको मालूम है कि नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण बर्फ जमी रहती है और खासकर जो हिमस्खलन की जो ऊंचाई होती है 3000 साढ़े 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हिमस्खलन होता है। और आपको मालूम है कि लगभग 10,000 11,000 फीट से जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां बर्फ मिलनी आपको शुरू हो जाएगी और एक पर्टिकुलर ऊंचाई के बाद तो हमेशा बर्फ ही जमी आपको मिलेगी। अब बर्फ जम रही है, बर्फ जम रही है, बर्फ जम रही है और सीधी सी बात है कि कभी कभी बर्फ का लोड, उसका भार इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिस चट्टान पर वो बर्फ जम रही है वह चट्टान उस बर्फ के वजन को संभाल नहीं पाती और वो वहाँ से लुढ़क करके और फिर नीचे की तरफ आने लगती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है ही और इससे हिमस्खलन हो जाता है। नो डाउट कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो इस हिमस्खलन में सहायक होती हैं। जब बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है तो वो भी इसमें सहायक होती है, क्योंकि बर्फ का बोझ लगातार बढ़ता चला जाता है। और याद रखिए कि जब बर्फ भी गिर रही हो और हवाएं भी चल रही हों तो उसे ही हम कहते हैं बर्फीला तूफान। यानी कि तूफान, हवाएं तो चली रही हैं लेकिन चूंकि बर्फ भी गिर रही है तो वो जो हवाएं हैं अपने साथ बर्फ को लेकर के आ रही हैं, तो वह हो जाता है बर्फीला तूफान। दोस्तों, ये जो हिमस्खलन की घटनाएं हैं पहाड़ों पर दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा घटित होने वाली घटनाएं हैं। भारत इस मामले में थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यूरोप वगैरह में जितनी ज़्यादा घटनाएं होती हैं उसकी तुलना में तो हमारे यहाँ इन घटनाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य सी ही है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं
और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। घटनाएं क्यों घटती हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नो डाउट कि यह मूलतः तो एक प्राकृतिक आपदा ही है। तापमान है, नमी है, वर्षा है, चट्टानों की स्थिति है, ये सारे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन काफ़ी कुछ ये मनुष्य निर्मित दुर्घटना भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पहाड़ों पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार निर्माण कार्य चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, मकान बनाए जा रहे हैं। उससे जो चट्टानें हैं वो कमज़ोर पड़ती चली जा रही हैं, और अगर चट्टानें ही कमज़ोर हो जाएंगी तो चट्टानों को ही तो बर्फ़ के बोझ को संभालना है। वो बर्फ़ के बोझ को संभाल नहीं पाते और फिर स्खलित हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है? दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि इसकी बहुत ज़्यादा पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती। वर्षा हो रही है, बर्फ गिर रही है, उसके आधार पर सावधानी तो बरतने को कहा जाता है। जैसे भूकंप के बारे में बिल्कुल सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, वही स्थिति कमोवेश हिमस्खलन की भी है। लेकिन कुछ देशों से हम सीख ले सकते हैं, जैसे कनाडा और स्विट्जरलैंड। उन्होंने दो काम जबरदस्त रूप से किए हैं। आप जब मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि कनाडा और स्विट्जरलैंड बिल्कुल ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर चले जाइए, उत्तरी ध्रुव की तरफ है। अक्षांश की दिशा में 90 के थोड़े से नीचे रह जाते हैं, 60, 65, 70 के आसपास। तो वहाँ तो लगातार बर्फ ही जमी रहती है। स्विट्जरलैंड तो हम लोग गए हुए भी हैं, कनाडा भी गए हुए हैं, भयानक ठंड पड़ती है। तो उन्होंने खासकर जहाँ हिमस्खलन की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं उसके लिए विशेष सैन्य टुकड़ियाँ बना रखी हैं। विशेष सैन्य टुकड़ियाँ जो इनमें ट्रेंड होती हैं, और जैसे ही यह स्थिति आती है वे सजग हो जाती हैं, तो उससे जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी बात है कि उसके आसपास क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मजबूत संरचनाएं बना दी हैं। तो जब हिम स्खलित होकर के उन दीवारों से टकराती है तो एक तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, थोड़ी देर के लिए वो ठहर जाते हैं, और ख़ासकर उनसे जितना ज़्यादा नुकसान होना चाहिए उस नुकसान से बचाव हो जाता है। तो अगर हम ऐसा कहें कि भारत को भी इस पर विचार करना चाहिए तो शायद बहुत गलत नहीं होगा। दोस्तों, जो दूसरा विषय है वह है तमिलनाडु के द्वारा फिर से हिंदी और विरोध का नारा दिया जाना। तमिलनाडु के जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर अब ये कह रहे हैं कि हम पर यदि हिंदी थोपी गई तो हम उसका विरोध करेंगे। जबकि सच बात यह है कि हिंदी थोपे जाने की बात की नहीं जा रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि तमिलनाडु की जो राजनीति है, राज्य की राजनीति, दुर्भाग्य से वह शुरू से ही हिंदी विरोधी रही है। उसका जन्म हुआ कहाँ से है? आपको मालूम है कि सन 1937 में जब हमारे यहाँ चुनाव हुए थे और हमारे अपने ही देश के लोग मुख्यमंत्री और मंत्री बने थे, तब दक्षिण भारत में बकायदे तत्कालीन मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी को अनिवार्य किया था 1937 में। तब इसका वहाँ बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ, और सच पूछिए तो ये कहा जाता है कि खासकर जो हिंदी का विरोध हुआ उसी से एक प्रकार की द्रविड़ राजनीति की नींव पड़ गई, और इसके बाद लगातार हिंदी के विरोध में आंदोलन और अभियान चलाए गए। और खासकर 60 के दशक में तो मुझे याद है बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था हिंदी के विरोध में। और ये आंदोलन तब शांत हुआ था जब राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया। दोस्तों, अब फिर से यही बात उभर कर सामने आ रही है, और सच पूछे तो जब भी तमिलनाडु को ये लगता है कि उसे अपनी राजनीति में पकड़ बनानी है या उसकी राजनीति पकड़ कमज़ोर होती जा रही है, तो वह हिंदी विरोध का समर्थन करने लगता है, आंदोलन खड़े करने लगता है। मैं यहाँ इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ 2 पॉइंट आपको सजेस्ट करूँगा। पहला ये है कि नई शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा फार्मूला रखा गया है, प्लीज़ आप उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसी बहाने आप थोड़ा इसे पढ़ें भी। क्या उसमें हिंदी को थोपने की बात कही गई है? और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिए हम इसे छोड़ भी देते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो पूरे देश में घूमना चाहता है, तो किस भाषा के दम पर
वह पूरे देश का भ्रमण कर सकता है? बस इन दो प्रश्नों पर आप सब विचार करें। मुझे लगता है कि ये जो हिंदी का विरोध है कितना सही है कितना गलत है, आप इसके बारे में निष्कर्ष खुद निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इन विषयों के बारे में बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।